Welcome everyone to my channel Online Exam Center. In this particular video we are going to discuss about some MCQs from electrical and electronic engineering. These questions are very much important in all exams which the students are going to appear, and these questions are basically from the basic network concept, and this one is going to be the part 1. And before this we have made some videos and people were liking that video. But here these are some links and you may join here with the links. So now let me start the video. So here we are going to have the first question, and this question is that कि energy per unit charge क्या होता है, what is energy per unit charge. So we will first of all think about the questions. Such questions are little bit tricky. So आपको इसमें ध्यान में रखना है कि किस चीज़ की बात कर रही है. तो एनर्जी को हम वर्क भी कंसिडर करते हैं. हम यहाँ पे एनर्जी को हम वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, और यहाँ पे चार्ज से रिलेट किया जा रहा है. तो हमें एनर्जी और चार्ज का कोई रिलेशन अगर पता है तो हमें वो फार्मूला याद करना पड़ेगा. तो W इक्वल टू वी क्यू, दिस वन इज़ वेल नोन फार्मूला. W इक्वल टू वी क्यू इज़ वेल नोन फार्मूला, आपको आता होगा, ठीक है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज जो है, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो डेफिनीसन होती है इसमें यही दो क्वांटिटीज़ आती हैं, एक W और एक Q, ठीक है. क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट is called potential, and to move that particular point from that particular point to some another point, the difference between those potential or the work done is called potential difference. तो आपके डेफिनीसन आपने पढ़ी होगी, तो यही डेफिनीसन यहाँ पर यूज़ होने वाली है. तो W इक्वल टू वी क्यू, तो यहाँ से हम Q निकालेंगे तो हो जाएगा, सॉरी Q नहीं निकालना, हमें पर यूनिट चार्ज निकालना है, तो हम Q नहीं निकालेंगे, V निकालेंगे. तो W पर यूनिट चार्ज, यानी ये देखिए एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो दिस वन इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रेशियो इज गिविंग, वी दैट इज गिविंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. सो द आंसर इज बी, एंड हेयर द, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको वोल्टेज आप आंसर यहाँ पे देंगे, ठीक है. हम इसमें और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द वर्क और एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. यानी हम इसी को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं. जो एनर्जी हम करते हैं टेस्ट चार्ज को लाने के लिए या टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट पे ले जाने के लिए. आपने इसका जो डेफिनीसन है आपने पढ़ा होगा, ठीक है. यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से आप लाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आपको अगेंस्ट वर्क करना होगा. यानी ये रिपल करेंगे ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे. आप जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा. तो वही वर्क जो होता है उसके पोटेंशियल ग्रुप में स्टोर होता है, ठीक है. द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टर्म्ड विद करंट. यानी अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसको हम करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है द रेट एट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर. यानी जिस रेट से वर्क किया जाता है उसको हम पावर बोलते हैं. पावर इज द रेशियो ऑफ W बाई टी, यानी W और T का रेशियो होता है, ठीक है. और चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कैपेसिटेंस. चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, यानी यहाँ पे Q इक्वल टू CV, अगर हम आपको ये फार्मूला अगर अच्छे से याद हो, ठीक है, दिस इज़ V. तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज यानी C इक्वल टू Q बाई V, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए. चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट. ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो आपको ये सारे रिलेशंस यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ए कंडक्टर इज सेड टू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम. एक कोई कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस कहा जा रहा है कि 1 ओम है. इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अक्रॉस इट्स टर्मिनल कॉजेज अ करंट ऑफ x एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट. तो कितने एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. देखिए, इट इज़ गिवन दैट हेयर इट इज़ अ कंडक्टर, एंड दिस कंडक्टर here the potential difference across these two particular point, let's suppose this is A and this is B. So the potential difference between A and B is 1 volt. Okay, it is given that this is 1 volt. Okay, and it is also said that the resistance of this particular wire is 1 ohm. So how much current will flow between these 2 points A and B. So we will apply the formula ohms law. हम यहाँ पे ohms law लगाएंगे, V इक्वल टू IR, और वहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी. तो here we will get here V by R, and V is 1 volt and R is 1 volt, 1 ohm. So this will give you the 1 ampere. So answer will be here 1 ampere. यहाँ पे D आंसर होगा. This is very much simple question, but most of the time student get confused just by reading the questions. Questions are little bit lengthy, but it doesn't mean that they are tough. Okay.
Now we proceed to the next question. Resistance depend on the temperature of the conductor. जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। क्या डिपेंड करता है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज you knows very well the formula of resistance is rho L by A. This is area of cross section, this is length of the conductor, this is area of cross section, and this one is resistance, and this one is resistivity. Okay, so the particular points on which this particular resistance depend on, first it is on length, that is on, second it is on area of cross section, third one is resistivity, and resistivity is function of temperature. So as the temperature varies, then the resistivity also varies, so the resistance also varies. Okay, and this resistivity is particularly property of the material. Okay, as the material changes, also the resistance changes. But if the material is not changing but the resistivity is changing because of temperature, so the resistance will also change. So the temperature resistance is temperature dependent. आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट। मान लीजिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होते हैं। मान लीजिए सपोज द कंडक्टर इज़ लाइक अ पाइप, एक पाइप की तरह कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर से धक्का मिल रहा है इनको, ये आगे जा रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हेन वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एनॉर्मसली। यहाँ पर इसी कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, एंड दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विच इज, तो एक दूसरे से लड़ना या टकराना स्टार्ट कर देंगे। तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस के केस में, यानी कंडक्टर के केस में, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, एंड व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज इन लार्ज अमाउंट, सो द कोलिजन बिटवीन दोज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, सो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, यानी आगे जाने में उनको बाधा हो जाएगी। यानी सेम इसी गली से कई सारे जो लोग, पहले 4 लोग जाते थे आसानी से निकल जाते थे, लेकिन जब भीड़ हो गई तो धक्का मुक्की होने लगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज इन ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। सो नाउ वी कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज a 25 ohm resistor has a voltage of 150 sin 377t. Okay, this is a sinusoidal function of voltage. Find the corresponding power. तो आपको पावर निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया है। What is given? First of all, it is very much important to know what is given to us. It is given the resistance of wire, that is 25 ohm. You will write in this way, okay. And the voltage is also given. This is 150 sin 377t. Okay, this is the voltage. Okay, so now हमको यहाँ से पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए पावर का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, V इंटू आई। तो हमें यहाँ पे I नहीं पता है तो हम I निकालेंगे, एंड I निकालने का एक तरीका है V बाई आर। तो हम यहाँ पे V हमें दिया हुआ है 150 साइन 377t, तो हम इसको डिवाइड करेंगे R से। R की वैल्यू है हमारी 25, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 साइन 377t. This is the value of current. So now when we will go to find the power, so while finding the power we will have let me select the size of pen. Okay, so here when we will go to calculate the power, we will write here V is 150 sine of 377t multiplied by 6 sine of 377t. So you can see these are the mathematical value. a फंक्शन के पहले का जो मेन वैल्यू होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो है, तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू 6, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इस तरीके में साइन का स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है 377t, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 900 साइन स्क्वायर 377t। तो इस तरीके से आप इसके पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा आपका सी सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इंडक्टेंस का मतलब जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, दिस इज़ इंडक्टर, ओके। और इसको आप ना जो लिखते हैं कि तो यहाँ पे इसको नापते हैं आप हेनरी में, ठीक है। आप इसको हेनरी में नापते हैं, जो इंडक्टेंस की यूनिट होती है वो हम हेनरी में नापते हैं, क्लियर। और जो वेबर होता है ये फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका जो यूनिट होता है वेबर होता है। फेराड होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फेराड में होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं। इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, इंडक्टेंस जो होता है किस चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है आपको जो इंडक्टर होता है, जो इंडक्टेंस होता है उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल। तो एल उसकी लेंथ हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया, और म्यू उसकी यहाँ पे परमिटिविटी हो गई। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे किस चीज़ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं जो एल है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द इंडक्टर। सो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न होता है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो होगा वो लास्ट सही होगा, यानी दिस वन इज द लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। नाउ कम टू द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है क्या होती है। तो ऐसे तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि दिस इज हाफ एल आई स्क्वायर एंड द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बट हाउ दिस फार्मूला कम्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये जो फार्मूला होता है कैसे मिलता है। तो जो इंडक्टर होता है वो करंट के फ्लो को, मतलब रेट ऑफ करंट ऑफ फ्लो जो होता है चेंज होता है उसको अपोज करता है, ठीक है। तो आप इसको जो इंडक्टर के केस में होता है आपको पता होगा फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा फाई इक्वल टू एल आई। तो डी फाई बाई डी टी जब हम निकालते हैं तो एल कांस्टेंट वैल्यू होता है तो एल बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ठीक है। और इस डी फाई बाई डी टी को हम एक अलग नाम से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से हमें मिल गया एल डी आई बाई डी टी। तो अब हमें यहाँ से निकालेंगे अब क्यू क्या होता है, सॉरी आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी आई होता है, ठीक है। अब यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब चार्ज का जो रेट है चेंज होने का वो क्या होगा, ये हो जाएगा आई डी टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम वी और क्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, तो हम वी और क्यू यानी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें चेंज इन एनर्जी मिल जाएगी। तो हमें मिलेगा यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी और डी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यहाँ पे मिल जाएगा हमें डी टी। तो आप जब इसको पूरा लिखेंगे तो आप इस तरीके से पाएंगे एल आई और डी आई, ठीक है। व्हेन यू विल गो टू इंटीग्रेट तो आप यहाँ से पाएंगे ई और इस साइड में आप पाएंगे एल, तो कांस्टेंट है तो एल बाहर आ जाएगा, और आई का जब हम आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला देखिए बन गया, दिस इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें फार्मूला डिराइव करते हैं, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करें तो हम कैपेसिटेंस के केस में भी इसी तरीके से निकालते हैं और हम उसको आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंडक्टर ऑफ 3 मिली हेनरी, यहाँ पे 3 मिली हेनरी का एक इंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे, और उसका जो उससे जो करंट फ्लो कर रही है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कितना हो सकता है उस इंडक्टर में। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी रहती है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में यानी जब काफ़ी लंबा समय हो जाता है तब उस कंडीशन में जो करंट फ्लो करती है वो मैक्सिमम करंट ही फ्लो करती है। जो एक इंडक्टर जो होता है वो
शॉर्ट कंडीशन की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगता है। तो व्हेन टी विल टेंस टू इन्फिनिटी, जब टी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आई एट इन्फिनिटी यानी आई की वैल्यू इन्फिनिटी पे कितनी होगी, 5 1 माइनस ई की पावर माइनस दिस वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। ओके, सो समथिंग डिवाइडेड बाई ई 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है जीरो हो जाती है, क्योंकि 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी बहुत, ई की पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू है, इन्फिनिटी कर देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो 5 इंटू 1 माइनस जीरो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो सीधी सी बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इस कंडीशन में जो होती है वो 5 ही होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितनी होगी, आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने जो पिछला फार्मूला पढ़ा था हाफ एल आई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। हाफ इंटू एल की वैल्यू है 3 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ हेनरी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू से, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5, 37.5। एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हाफ एल आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो 25×75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 37.5 मिली जूल। ओके, ये वैल्यू हमारी आएगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो होता है एप्सिलॉन ए परमिटिविटी होता है उस जो भी उन दो प्लेट्स के बीच में जो भी मटेरियल रहता है उसका, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डज नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मीडियम बिटवीन, दिस इज फॉल्स, ओके, दिस वन इज फॉल्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के, ठीक है, दिस इज डी। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स के। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है वो होता है, उसका फार्मूला आपको पता होगा, दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन का हम यूज करते हैं, Q इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे हमें कैपिटल Q दिया हुआ है तो हम इसको कैपिटल Q ही लेंगे, Q इक्वल टू सी वी हम यहाँ पर लेते हैं। तो अब इसी से हम पहला वाला हमारा ये फार्मूला होता ही है। अब हम इसको दूसरा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू होगी Q बाई वी, ठीक है। C की वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ इंटू Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा Q वी डिवाइडेड बाई 2, Q वी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वाला भी फार्मूला सही है। अब हम यहाँ पे अब Q और C के टर्म में लाना है, Q और C के टर्म में लाना है तो हमें यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे, तो V की वैल्यू होगी Q बाई सी, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले में फिर से इसी फार्मूले में रखते हैं 1/2 C, V की वैल्यू है Q बाई सी, तो Q बाई सी का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपन C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Q स्क्वायर हो जाएगा अपन 2C स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको देख कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे इसके पावर कैंसिल होगी, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, तो हमें ये तीसरा फार्मूला भी मिल गया। तो यहाँ से अगर हो सकता है तो हमारा डायरेक्ट वैसे खुद ही पता चल जाएगा कि चौथा ऑप्शन होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। Q और C के टर्म में लाना है, Q और C के टर्म में लाना है, Q और C के टर्म में लाना है, ठीक है। तो हम V को वैल्यू फाइंड करेंगे Q बाई सी, तो डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन होगा ये इसका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन किया गया है VT, ठीक है। इस तरीके से VT डिफाइन किया गया अलग अलग टर्म्स में, ठीक है।
ये कैपेसिटर का है, ठीक है। जब टाइम 0 से कम था, यानी तब उस कंडीशन में वोल्टेज 0 था, ठीक है। जब टाइम 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में है, तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो 2t होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। एंड नाउ जो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, जब टाइम ग्रेटर देन 2 सेकेंड होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 4e की पावर माइनस टी माइनस ब्रैकेट इनसाइड t माइनस 2 होगा, इस तरीके से वोल्टेज होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशन में जो 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इसके क्रॉस आपको बताना है इसमें कि करंट क्या होगी, ठीक है। तो करंट फाइंड आउट करनी है आपको। करंट क्या होती है? करंट होती है I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Q इक्वल टू सी भी अगर आपको पता है तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे जो डी क्यू बाई डी टी होता है दैट इज़ पर्टिकुलरली आई। तो आपको सेम यही वाला रिलेशन मिल जाएगा, यानी सारी चीज़ें इनिशियल फार्मूले से ही डिराइव होती हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब आई की वैल्यू जब टाइम लेस देन 0 था। जब टाइम लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज 0 होगा। तो जब वोल्टेज 0 होगा तो यहाँ पे करंट भी उस कंडीशन में 0 होगा, क्योंकि विदाउट एनी वोल्टेज सप्लाई करंट कैन नॉट फ्लो। सो व्हेन टाइम इज लेस देन 0 देन करंट विल आल्सो बी 0, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। you have to tell about incorrect option. So now we will come to the question when time is greater than 0 but less than 2 सेकेंड। तो उस पर्टिकुलर केस में जो वोल्टेज है वो 2t होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई जब यहाँ पे आपका जो ग्रेटर देन 0 है टाइम, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 6, माइक्रो की वैल्यू -6। डी वी बाई डी टी यहाँ पे लिखेंगे, और वी की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 2t। आप इसको 2t लिखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको 20 माइक्रोफेराड मिलेगी। 20 माइक्रोफेराड, क्योंकि 2 बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा t, और t का डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं हम तो हमें 1 कांस्टेंट वैल्यू 1 प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। तो आपको जो बात करते हैं जो सबसे सी और डी ऑप्शंस की, तो सी और डी ऑप्शंस में हमें यहाँ पर जो टाइम ग्रेटर देन 2 सेकेंड है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम आई इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी वी बाई डी टी, और जब हम ग्रेटर देन 2 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू भी उतनी ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं 10 माइक्रोफेराड, यानी 10 टू पावर -6। दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी टी। हम यहाँ पर रखेंगे 4e की पावर -t-2, हम इस तरीके से इसमें यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एक करेक्शन आप इसमें कर लीजिए। हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं माइनस की जगह पर हम यहाँ पर इसको प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से ऑप्शन हमारा सेट नहीं खाएगा। तो हम इसको यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्लस t की पावर 2। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -6। ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और हम अगेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी, और e की पावर t-2 एक टर्म आ जाएगा। तो आपको पता है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है e की पावर x ही होता है, बाद में जो आपके ऊपर के जो टर्म होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा, इंटू ई की पावर t-2 भी टर्म आ जाएगा, और फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर t। तो हम सॉरी ई की पावर t नहीं, डी बाई डी टी ऑफ t-2 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट ही होगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो 40 ई की पावर t-2, और यहाँ पर माइक्रोफेराड, इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी 40 ई की पावर t-2 माइक्रोफेराड फॉर t ग्रेटर देन 2 सेकेंड, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन में एक यहाँ पर चेक कर लेना है कि माइनस की जगह यहाँ पर आपका प्लस हो, ठीक है। आपको स्मॉल करेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर माइनस होगा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो हम इसके बाद आज के आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर एलिमेंट। इसमें से लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर एलिमेंट।
लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो जिनके क्रॉस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, सीधी सी बात, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। यानी जिसमें हम वी बढ़ाएं तो आई भी, जो वी बढ़ाने पर जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जो लीनियर एलिमेंट नहीं है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हम आपको बता दें कि अभी हम कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, और ये पूरा आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इन सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके सभी वीडियोस देखें, पार्ट बाय पार्ट, और साथ में आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।